नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस में शुरू हुए बदलाव की, राहुल गांधी के मोदी सरकार से सवाल की, जानेंगे कि बिहार में नड्डा के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्यों किया हंगामा, महागठबंधन में किस बात को लेकर है परेशानी, बात होगी पश्चिम बंगाल में बनने वाले नए गठबंधन की और मध्य प्रदेश में सिंधिया की सभा में हुए हंगामे की, और आखिर में बात औद्योगिक उत्पादन में आई कमी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र में 23 विधेयक पास कराने की तैयारी में सरकार। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र, अपनी ही सरकार को याद दिलाया घोषणा पत्र का वादा। बिहार में चुनावी कैंपेन के लिए बीजेपी ने जारी किया थीम सॉन्ग, नारा दिया जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। अक्टूबर में होगी जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक, 5 अक्टूबर को बैठक होने की उम्मीद, 19 सितंबर को होनी थी बैठक। आईपीएल के इतिहास में पहली बार खेलेगा कोई अमेरिकी क्रिकेटर, कोलकाता नाइट राइडर्स में हुई तेज गेंदबाज अली खान की एंट्री, हैरी गर्नी की जगह लेंगे अली खान। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद से पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी हैं। पहले यूपी में नेताओं की फौज तैयार की गई तो अब कांग्रेस में भारी संगठनात्मक बदलाव किए गए। इसमें सोनिया गांधी ने बागियों से लेकर युवाओं और तजुर्बेदार नेताओं तक को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। तो कांग्रेस में क्या हुआ है बदलाव, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद से पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। सवाल उठता है कि जब दिग्गज ही पत्र लिखकर बगावत करने लगेंगे तो सियासी पटरी पर कांग्रेस की गाड़ी कैसे चलेगी। यह खत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसीलिए उन्होंने संगठन में बड़ा बदलाव कर मजबूती की कवायद को फिर से तेज कर दिया है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को एआईसीसी के महासचिव के पद से हटा दिया। बागियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उन्होंने नेताओं का कद घटाया है। वहीं सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन कर उसमें पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह को नियमित रूप से सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया है। साथ ही नए सीडब्ल्यूसी सदस्य के तौर पर दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, मणिकम टैगोर, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, एचके पाटिल, सलमान खुर्शीद, पवन बंसल, दिनेश गुंदूरो, मनीष चतुरथ और कुलजीत नागरा की एंट्री हुई है। इतना ही नहीं, सोनिया ने उस 6 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है जो संगठनात्मक मामलों में सहायता करेगी। एके एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला विशेष समिति के सदस्य होंगे। ये वो दिग्गज हैं जो संगठनात्मक और संचालन मामलों में सोनिया गांधी की सहायता करेंगे। ये 6 नेता सोनिया गांधी के राइट हैंड की तरह काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा एआईसीसी की केंद्रीय चुनाव समिति को भी पुनर्गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में मधुसूदन मिस्त्री को नियुक्त करने के अलावा राजेश मिश्रा, कृष्णा बायर गौड़ा, एस जातिमानी और अरविंदर सिंह लवली को इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। ये नेता सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म होने के बाद अगले अध्यक्ष का चयन करेंगे। इन समितियों के अलावा नए महासचिव भी बनाए गए हैं। सुरजेवाला को कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया है। उन्हें कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिवों में मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश की, हरीश रावत को पंजाब की, ओमान चांडी को आंध्र प्रदेश, तारिक अनवर को केरल और लक्षद्वीप की, जितेंद्र सिंह को असम, अजय माकन को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रभारी बनाया है। संगठन में ये उनके लिए बड़ी उछाल मानी जा रही है। कांग्रेस में हुए ये संगठनात्मक परिवर्तन में राहुल गांधी की छाप साफ नजर आती है। ताजा बदलाव के बाद अधिकांश नए सचिवों को उनके करीबी सहयोगी के रूप में जाना जाता है, जिसमें महासचिव सुरजेवाला, अजय माकन, जितेंद्र सिंह और केसी वेणुगोपाल भी शामिल है। इसके अलावा उनके करीबी माने जाने वाले कुछ युवा नेताओं को विभिन्न राज्यों के प्रभारी के रूप में महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका दी गई है। ये फेरबदल कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बागियों का कद घटाया है तो युवाओं का पद बढ़ाया है, साथ ही तजुर्बे को भी सम्मान दिया है। अब उनका ये फैसला पार्टी में कितनी मजबूती लाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।
कांग्रेस में बदलाव की बात बहुत पहले से हो रही थी। सोनिया गांधी साफ शब्दों में कह चुकी हैं कि वो लंबे समय तक कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम में युवा और वरिष्ठ नेताओं को अच्छा मिश्रण भी तैयार किया है। लेकिन संगठन में बदलाव मात्र से कांग्रेस की समस्या समाप्त हो जाएगी या कांग्रेस को नए अध्यक्ष की तलाश जल्द करनी होगी? क्या इस बदलाव से राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का रास्ता बन रहा है? जी आदित्य, पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की जो बैठक हुई थी उसमें चिट्ठी विवाद ने मूल सवाल से सबका ध्यान भटका दिया था कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। सोनिया गांधी ने साल भर अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका निभाने के बाद फिर से इस जिम्मेदारी को उठा तो लिया, लेकिन ये संकेत भी मिल गए थे कि वे लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहेंगी। अब 11 सितंबर को जो बड़ा फेरबदल कांग्रेस में हुआ है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में अब अनुभवी और युवाओं के बेहतरीन तालमेल की कोशिश चल रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए भी अध्यक्ष पद की राह जो है वो आसान की जा रही है। यहां ध्यान देना होगा आदित्य कि राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। राहुल अब न तो सोनिया गांधी की सलाहकार समिति में हैं, न किसी प्रदेश के प्रभारी हैं, न ही उपाध्यक्ष हैं और न ही महासचिव हैं। लेकिन कांग्रेस में जिन लोगों को इस वक्त आगे बढ़ाया गया है वे सब राहुल गांधी के करीबियों में ही शुमार हैं, चाहे वे रणदीप सुरजेवाला हों या मधुसूदन मिस्त्री हों, शशिकांत गोहिल हो या राजीव साटव हो। इन सबको राहुल गांधी की टीम का माना जाता है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने बड़ी सावधानी से उन तमाम वरिष्ठ लेकिन बड़बोले नेताओं को किनारे किया है जो कांग्रेस की अंदरूनी टीम का हिस्सा होते हुए राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और उनके लिए जिम्मेदार भी वे माने जाते हैं। वैसे एक तथ्य यहां यह भी है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और वे अब तक उसे दोबारा स्वीकार करने से मना करते आए हैं, मगर पिछले 4-5 महीनों से या कहें तो कांग्रेस क्या मतलब विपक्ष की एकमात्र भूमिका जो है वो अकेले राहुल गांधी उठा रहे हैं और लगातार तथ्यों और सटीक तर्कों से मोदी सरकार को उसकी खामियां बताते आए हैं वो। इसीलिए अगर आने वाले समय में हम उन्हें फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर देखें तो आदित्य आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। आज भी उन्होंने अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अंधभक्ति करने वालों को खरी खोटी सुनाई है। पीएम मोदी हर रैली और मंच से विकास का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं कि सब चंगा सी, लेकिन हकीकत में देश की हालत चंगा नहीं बल्कि चिंता का सबब बनी हुई है। इस स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है, उसे सच्चाई से वाकिफ करवा रहा है। आज भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार के सामने वो आंकड़े रखे जिसने देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में धकेल दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जीडीपी में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गईं, 15,05,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में महामारी से सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगा सी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी सरकार को हकीकत का आईना दिखाया हो। इससे पहले चीन के मुद्दे पर भी उन्होंने जमकर घेराबंदी की। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि चीन के साथ बातचीत केवल मार्च 2020 की यथास्थिति बहाल करने के बारे में होना चाहिए। पीएम और भारत सरकार ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अन्य बात बेकार है। अब जब सरकार की नीतियां ही नाकाम हो जाएंगी तो विपक्ष आवाज क्यों न उठाएगा, जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा। राहुल गांधी तो मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, देश के जो हालात हैं उससे निकलने के उपाय पूछ रहे हैं। लेकिन सरकार तो बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं, लेकिन उनके सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया। तो क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी दावा करती है कि उसका कार्यकर्ता अनुशासित है, लेकिन इस अनुशासन की धज्जियां बीजेपी के अधिकांश कार्यक्रमों में उड़ती दिखाई देती है और कुछ ऐसा ही इन दिनों बिहार में देखने को मिल रहा है। पहले से ही स्वास्थ्य मुसीबत में घिरे बिहार में रैली और बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है, लेकिन इस रोक के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में जुट रहे हैं। और आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी वहां जुट गया। कार्यकर्ताओं के इस हंगामे को शांत करने के लिए संगठन मंत्री नागेंद्र पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई।
जिस वक्त ये पूरा हंगामा चल रहा था उस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी के कई अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद पटना से ही सांसद है। दरअसल ये हंगामा दानापुर विधानसभा सीट से विधायक आशा सिन्हा को फिर से उम्मीदवार न बनाए जाने को लेकर था। पार्टी के ये कार्यकर्ता विधायक की कार्यशैली को लेकर नाराज हैं और दानापुर सीट से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये विरोध बता रहा है कि बीजेपी के विधायकों के प्रति कितनी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं के हंगामे के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाराज दिखाई दिए। ये हंगामा तब मचा है जब एनडीए में अभी तक ये ही तय नहीं हुआ है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। लेकिन पार्टी में टिकट की दावेदारी करने वालों ने अभी से नेताओं पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए मुश्किल में है। बीजेपी में कार्यकर्ता अपने ही नेताओं का विरोध कर रहे हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में राज्य के विरोधी दलों को खुश होना चाहिए, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में भी हालात अच्छे नहीं हैं। महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। ऐसे में महागठबंधन में तो टूट का खतरा मंडराने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना गठबंधन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब तक महागठबंधन के कई नेता अपनी अपनी पार्टियां छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर भी दिक्कत आ रही है। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अब तक तय नहीं किया है कि किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इसके चलते सहयोगी दलों के बीच बेचैनी पैदा हो गई है। कांग्रेस ने वर्चुअल रैली के जरिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच आरएलएसपी और विकासशील इंसान पार्टी जैसे छोटे दलों को समायोजित करने के लिए सहमति नहीं बन रही है। आरजेडी छोटी पार्टियों को ज्यादा सीट देने की इच्छुक नहीं है। आरजेडी ने कांग्रेस नेतृत्व को ये तक कह दिया कि ये छोटे दल आरजेडी और कांग्रेस के चिन्हों पर चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन में शामिल दल अब आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्चुअल रैली ठीक है, लेकिन पहला मुद्दा ये है कि गठबंधन पर स्पष्टता होनी चाहिए। किस सीट से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा ये साफ होना चाहिए। किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब बातों पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के बीच सहमति है, लेकिन इसमें आरएलएसपी और वीआईपी को शामिल किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि पहले ही कई नेता अपनी पार्टियों का साथ छोड़ खुद को महागठबंधन से अलग कर चुके हैं। ऐसे में अब तक सीट बंटवारा न होना महागठबंधन में और टूट का खतरा पैदा कर सकता है। बिहार में दोनों ही गठबंधन मुश्किल में हैं। एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जरूर नया गठबंधन बनता दिख रहा है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और टीएमसी की टक्कर के बीच अब कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन कर राज्य की चुनावी लड़ाई को तिकोना बनाने में जुट गई है। कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू भी हो गई है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस और वाम दलों के बीच, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले महीने 26 अगस्त को जब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, तो उसमें ममता बनर्जी की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। ममता और सोनिया के बीच एक दूसरे को भरपूर सम्मान भी दिया गया। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन हो सकता है। अभी गठबंधन को लेकर कयास ही लगाए जा रहे थे कि अचानक सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सौंप दी। इसके बाद ये तय हो गया है कि कांग्रेस अब टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि अधीर को पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। टीएमसी से गठबंधन की संभावना खत्म हुई, तो अब एक नया गठबंधन बनने के आसार पश्चिम बंगाल में बनने लगे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने पर विचार कर रही है। वाम दल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार हैं। ऐसे में अब बात सीटों को लेकर चल रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने इसे लेकर माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा से फोन पर बातचीत भी शुरू कर दी है। दोनों ही दल 2016 के फॉर्मूले पर सीट बंटवारे को तैयार दिख रहे हैं। 2016 में वामदल और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल तो हो गया था, लेकिन गठबंधन का खुलकर ऐलान नहीं हुआ था, जिस कारण दोनों ही दलों को नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस और वाम दल चुनाव में गठबंधन के रूप में जाने की तैयारी में है और जो संकेत मिल
रहे हैं उनमें कांग्रेस करीब 90 से 100 सीटों पर और वामदल 195 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों की अधिकांश विधानसभा सीटें कांग्रेस के और कोलकाता, बाकुंडा, पूर्व व पश्चिम वर्धमान एवं दार्जिलिंग की अधिकांश सीटों पर वामदल के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। अब यदि कांग्रेस और वामदलों के बीच गठबंधन हो जाता है तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नए सहयोगियों की तलाश में है जिससे वो चुनाव में दमदारी से मुकाबला कर सके। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी को ताकत देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किल में फंस गए हैं। राज्य में सिंधिया का जबरदस्त विरोध हो रहा है और अब यह विरोध उनकी सभाओं में भी दिखने लगा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी मानती है कि सिंधिया को मैदान में उतारकर उसके प्रचार को रफ्तार मिलेगी। जनता सिंधिया को पसंद करेगी, लेकिन लोग तो उनका भाषण ही सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही अपनी बात रोकनी पड़ी। दरअसल शिवपुरी में सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान जैसे ही सिंधिया मंच पर चढ़े, ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच सिंधिया ने अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन नारेबाजी बढ़ने के साथ ही उन्हें बीच में रोकना पड़ा। दरअसल ओबीसी के कार्यकर्ता 27% आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सिंधिया ने इस दौरान मौके की नजाकत को समझा और वे मंच से उतरकर भीड़ में पहुंच गए। उन्होंने ओबीसी कार्यकर्ताओं की बात सुनी और फिर उनसे ज्ञापन लेकर माहौल शांत किया। बीजेपी की कमियों को दबाने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना भी साधा। सिंधिया ने कहा कि हमारे विधायक गद्दार नहीं, गद्दार तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब भले ही सिंधिया ने खुद को घिरता देख कमलनाथ की बात शुरू कर दी, लेकिन इस नारेबाजी से साफ हो गया है कि लोग उनसे खुश नहीं हैं। ये विरोध चुनाव में भारी पड़ सकता है। दरअसल सूबे में 27 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। ग्वालियर, चंबल में बीजेपी का खासा फोकस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की 16 सीटें ही बीजेपी के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगी। अगर यहाँ बीजेपी को मात मिलती है तो शिवराज की सरकार का जाना तय है। इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना से लेकर भिंड तक धुआंधार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सिंधिया सीएम शिवराज की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। अब वो भले ही शिवराज की वंदना कर रहे हैं, लेकिन जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनका विरोध भी हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये रोष चुनाव में भारी पड़ता है। और बुलेटिन के आखिर में बात औद्योगिक उत्पादन में आई कमी की। देश में फैली महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन लगा दिया था, जिसका असर केवल अर्थव्यवस्था, रोजगार या फिर बाकी सेक्टर पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका असर देश के औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ा है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या कहती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रिपोर्ट। देश इस वक्त महामारी के दौर से गुजर रहा है। महामारी के चलते सब कुछ बिखर सा गया है, जिसे समेटने में वक्त लगेगा। आए दिन किसी न किसी क्षेत्र के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि देश में हुई पूर्णबंदी से कितना नुकसान हुआ है। दरअसल जब सरकार ने देश में पैर पसार रही महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था, तो इसकी वजह से कई औद्योगिक क्षेत्र परिचालन नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से उत्पादन में कमी आई है। पहले जीडीपी के गिरते आंकड़ों ने चौंकाया और अब औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की रिपोर्ट सामने आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कमी आई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक गिरने का अहम कारण विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में गिरावट और कम उत्पादन है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में 11.1% की गिरावट रही। खनन क्षेत्र का उत्पादन 13% और बिजली क्षेत्र का उत्पादन 2.5% घटा। जुलाई 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 10.40% घटकर 118.1 हो गया है, जबकि इससे पहले अप्रैल, मई और जून 2020 में विनिर्माण 54, खनन 89.5 और बिजली 108.9 अंक पर रहा था। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2019 में IIP 4.9% बढ़ा था, जबकि वर्ष 2020 और 21 में अब तक की औद्योगिक वृद्धि 29.2% रही है। एक साल पहले इसी अवधि में ये 3.5% बढ़ी थी। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।